हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी रेलवे के ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं वो जितने भी एग्जाम देके आ चुके हैं या जितने भी जाने वाले हैं सभी को पता होगा कि रेलवे अभी क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा रहा है और छाप दे रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो इसी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, धातु और अधातु। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से देखिएगा, आपका 35 से 40 में एमसीक्यू टोटल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 धातु एंड अधातु है ना। इसी से रिलेटेड हम लोग जितने भी एमसीक्यू है सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म दर्शाती है। तो सबसे पहली बात तो है विद्युत चालकता, ध्वनिक प्रकृति, द्वितीयहीनता या तन्यता। तो इनमें से कौन सा गुणधर्म को नहीं प्रदर्शित करती है ना। तो धातु में ध्वनि तो उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ में ठक ठक की करते हैं तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होता है। उसमें विद्युत आराम से चल जाता है ना, विद्युत का प्रवाह होता है, तो विद्युत चालकता भी होता है। तन्यता एकदम होता है, जैसे कि मान लीजिए चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पतली। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता एक ऐसी गुण है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु को पतली तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं। तो वही गुण जो होता है उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गुण है, हम लोग धातु को तार बना सकते हैं खींच के, है ना। तो ये भी इसका गुण है, लेकिन द्वितीयहीनता जो है ये आपका गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहलाता है। अच्छा, अब धातु जो है उसको पतले पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं हम लोग। तो अभी हम बताए हैं जो पतले पतले तार खींचते हैं उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। तन्यता बोलते हैं, क्या तन्यता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और आघातवर्धनीयता क्या होता है, आघातवर्धनीयता होता है किसी भी धातु को एक पतले चादर यानी कि सीट में ढालना, वही आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के बर्तन, आप सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारे कदम जितने भी क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। उच्च ऊष्मीय चालकता, उच्च विद्युत चालकता, तन्यता या फिर उच्च गलनांक। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है ये उच्च विद्युतीय चालकता गलत हो जाएगा और तन्यता भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर तन्यता होगा तो वो पिघल जाएगा, है ना, और उसमें हम लोग खाना को नहीं बना पाएंगे। तो इसमें उच्च गलनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, तभी हम लोग उसको हाई टेम्परेचर पर खाना को बना पाएंगे, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका पिघले ना बर्तन, है ना। दूसरा नंबर, उसमें चालकता उच्च होना चाहिए, यानी कि उष्मा की चालकता उसमें उच्च होना चाहिए, तभी तो हम लोग जल्दी हीट जल्दी उसमें प्रवाहित होगा, तभी तो हम लोग खाना जल्दी बना पाएंगे। तो ये दोनों आंसर आपका सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। तो एक धातु का क्रम होता है, उसको याद रखिए। हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद होता है आयरन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, आयरन। ये आपको याद रखना है, इसके आगे भी होता है। ठीक है, लेकिन आप पहले यहाँ तक याद रखिए। इसको याद रखने का तरीका ऐसे है, देखिए, काना का मांगे अलजी। ठीक है, क्या, काना का मांगे अलजी। ठीक है, तो काना से कैसे हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। देखिए यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम जो है, ठीक है, और पोटेशियम और सोडियम जो है और कैल्शियम, ये तीनों जो होता है ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम जो होता है ये थोड़ा सा कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये इससे भी कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको भाप से, स्टीम से अभिक्रिया कराना पड़ता है। ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ऊपर का जो 3 है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन भाप से अभिक्रिया करता है। ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठंडे और गर्म जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो हम लोग को क्या पता है, सोडियम जो है ये किससे करता है, ठंडा जल से। कैल्शियम भी ठंडा जल से, मैग्नीशियम गर्म जल से। लेकिन फेरस जो कि आयरन होता है, लास्ट में हम लोग बोले अलजी, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, लास्ट वाला वो 3 तत्व जो था वह भाप से अभिक्रिया करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ठंडे पानी और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये क्योंकि भाप से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे है आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए आयरन का हम लोग भाप से अभिक्रिया कराते हैं लंबे समय तक, यानी कि फेरस को, ठीक है ना। भाप मतलब क्या हो गया, जल हो गया, यानी कि H2 से अभिक्रिया कराते हैं लंबे समय तक, तो क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा आपका F, ठीक है, F3O4। क्या प्राप्त होगा, F3O4, याद रखना है इसको, Fe3O4 प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। और इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 Fe है तो यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए। जैसे ही 4 ऑक्सीजन लगेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। ये संतुलित भी हो गया, और आपका आंसर क्या हो जाता है, Fe3O4। तो कभी भी हम लोग आयरन को, ठीक है, लंबे समय तक भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका Fe3O4 प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितना भी रिएक्शन है याद रखिए, क्योंकि रिएक्शन में भी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और रिएक्शन का भी चैप्टर जो है हम लोग अभी कवर करा देंगे, केमिकल रिएक्शन, इसके बाद ही नहीं होगा तो उसी चैप्टर को ले लेंगे, ठीक है। क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रियित किया जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है। कैल्शियम को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए जब हम लोग कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यह जल से क्रिया नहीं करता है, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। तो सही बात है, यहाँ पर क्या होता है, बने हुए जो हाइड्रोजन गैस होता है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, H2 गैस जो रिलीज होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर तो पहला नंबर कैल्शियम जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही H2 गैस रिलीज करेगा, ये H2 गैस किसमें, कैल्शियम में जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, कैल्शियम में चिपकने के कारण क्या होता है, कैल्शियम जाकर के पानी में तैरने लगता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस का कैल्शियम में चिपकने के कारण पानी में यह तैरने लगता है। यह पॉइंट भी आता है एग्जाम में, तो ये बात सही है यहाँ पर कि बने हुए हाइड्रोजन गैस जो होता है बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, ये पॉइंट सही है। अच्छा, ये जल से क्या प्रचंड क्रिया करता है, तो बताना है आपको कि ये जल से क्या प्रचंड क्रिया करता है, तो जल से प्रचंड क्रिया नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद यह जल से प्रचंड, ये जल से प्रचंड नहीं, ये जल से क्रिया नहीं करता है, ठीक है, ये बात भी सही है, ये जल से क्रिया नहीं करता है, ठीक है। 6 का आपका ये जल से क्रिया नहीं करता है, ये सही है। ये जल से प्रचंड क्रिया करता है, ये जल से प्रचंड, जल से क्रिया ही नहीं करता है तो जल से प्रचंड क्रिया कहाँ से करेगा। ये किसके साथ क्रिया करता है पता है, हम लोग को पता है किससे क्रिया करता है, ये क्रिया करता है आपका, देखिए यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है ना, क्योंकि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, आपको पता होगा ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए क्या होगा, ये जल से क्या होगा, कम क्रिया करता है, कम क्रिया करता है। कैल्शियम जल से क्या करता है, कम क्रिया करता है, प्रचंड कम प्रचंड क्रिया करता है, तेजी से पूरा प्रचंड मतलब पूरा ज़्यादा प्रचंड क्रिया नहीं करता है, तेजी से नहीं करता है, कम प्रचंड क्रिया करता है, क्योंकि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 किस में है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, बात सही है। धातु मान लेते हैं हम लोग, सोडियम को धातु ले लेते हैं और इसको अम्ल के रूप में हम लोग HCl को ले लेते हैं। जैसे ही इसको अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एक लवण दे देता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। धातु कभी भी अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, लवण बनाता है, H2 गैस रिलीज करता है। धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लेकिन पूछा गया क्या है यहाँ पर, कौन सी ऐसी धातु है, मतलब धातुएं जो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। तो यहाँ पर मैग्नीज और मैग्नीशियम के कंडीशन में पूछा गया है, धातु कौन सा लिया गया है, मैग्नीज और मैग्नीशियम लिया गया है, और पूछा गया कि ये धातु जो है किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा। तो यही 2 एक धातु था, ठीक है, जिसको याद रखना है आपको। ये 2 धातु जो होता है जब HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एकदम प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना, प्रबल अम्ल होता है, प्रबल एसिड होता है, जिस वजह से मैग्नीशियम
और मैग्नीज, ये दोनों को जब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये H2 गैस नहीं देने को छोड़कर क्या करता है, जल निकाल देता है। क्या, जल प्रदान करता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए ये दोनों मेटल के बारे में कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा जल निकालेगा, बाद में जितने भी धातु है HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक्वा रेजिया में क्या होता है, 3 भाग HCl का होता है और 1 भाग HNO3 का होता है, और दोनों क्या होता है, सांद्र होता है। तो देखिए सांद्र 3HCl और सांद्र 1HNO3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से आंसर सही हो जाएगा। एक्वा रेजिया जो होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, प्लेटिनम को पिघलाने में, है ना, सोना को पिघलाने में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं आयनिक यौगिक कौन से नहीं बनाएंगे। NaCl क्या बना रहा है, आयनिक यौगिक बना रहा है। क्यों, क्योंकि इसको जैसे रिएक्शन कराते हैं Na प्लस दे देता है प्लस Cl दे देता है। जहाँ ये आयन के रूप में बना रहा है तो इसका मतलब ये आयनिक यौगिक बना रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, उसका HCl में क्या होता है, HCl भी आपका बना रहा है। ठीक है ना, HCl आपका आयनिक यौगिक नहीं है, तो HCl आपका हो जाएगा, HCl आपका नहीं होगा। ठीक है, KCl बनाएगा यहाँ पर, KCl K प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, तो ये KCl और NaCl ये दोनों जो है आयनिक यौगिक है। ये KCl और NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है, लेकिन HCl और CCl4 ये आयनिक यौगिक नहीं है। ध्यान में रखिए, ये दो चीज़ को याद कर लीजिएगा कि HCl और CCl4 जो है आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक से का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो ये जल में विलय होता है, तो ये बात गलत है, ये आयनिक यौगिक में प्रदर्शन नहीं कर, आयनिक यौगिक का ये गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं है, तो ये बात तो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा, जल में विलय नहीं होता है। आयनिक यौगिक जो होता है, जो बनता है, वह जल में विलय नहीं होता है। तो ये बात है नहीं के संदर्भ में दिया है, तो ये सही हो जाएगा। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता ये भी नहीं होता है, विद्युत चालकता नहीं होता है, लेकिन ये बोलता है विद्युत चालकता होता है, तो ये गलत हो गया। और तो ये भी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं का बात पूछा गया है। इसका उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है, ये बात सही है। तो इसका तो आंसर ये नहीं होगा, जो सही है वो आंसर नहीं होगा, जो गलत है वो वाला आंसर होगा, क्योंकि नहीं में पूछा गया है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता होता है, ये बात भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है और जल बात किया है यहाँ पर, है ना, जल बात किया है। ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जल में तो यहाँ पर क्या होता है, आयनिक यौगिक विलय होता है। देखिए जल में आयनिक यौगिक विलय होता है, तो ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। और ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो विद्युत, देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, आयनिक यौगिक का ये गुण याद रखिए, जल में विलय होता है, ये उच्च गलनांक या उच्च क्वथनांक होता है इसका जो गलित अवस्था में विद्युत चालकता होता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं होता है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाद में भी आंसर बाद में भी आपका डिस्कशन करके मैं बता दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। कॉपर AU यानी कि क्या हो गया, सोना, उसके बाद जिंक, उसके बाद ये हो गया चांदी। तो देखिए अगर अभिक्रियाशीलता की क्रम में आएंगे ना, तो यहाँ इस चारों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है आपका जिंक। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या होता है, जिंक, उसके बाद क्या होता है कॉपर, उसके बाद क्या होता है चांदी, उसके बाद क्या होता है सोना। तो अगर अभिक्रियाशीलता के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों तो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। लेकिन चांदी और सोना क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, जिस वजह से ये दोनों मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। हम लोग जानते भी हैं चांदी और सोना मुक्त अवस्था में पाते हैं, हम लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये और ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विभिन्न धातुओं विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो विद्युत परिष्करण के द्वारा कौन सा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, तो विद्युत परिष्करण के द्वारा आपका परिष्कृत किया जाता है AU यानी कि हो गया चांदी, इसको किया जाता है। कॉपर, इसको भी किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जिस वजह से ये विद्युत परिष्करण के द्वारा इसका परिष्करण नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, कॉपर को और चांदी को, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी कम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है, क्योंकि इसको हम लोग विद्युत के द्वारा परिष्कृत करेंगे तो जैसे ही हम लोग डालेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि क्रियाशील इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको विद्युत परिष्करण के द्वारा परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। पूछा गया है वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सही बात है कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से क्या होता है, सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होती है? तो देखिए सिल्वर मतलब क्या हो गया Ag, और वायु में जब हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, वायु में सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है, किससे, सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है और Ag2S बना देता है। क्या, Ag2S बना देता है, जो कि एक काले रंग की परत इसमें बन जाती है। ठीक है, Ag2S की एक काले रंग की परत चांदी में बन जाती है और इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, काले रंग की परत बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन में जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की विधि है। तो ये सही बात है, जिंक को इसको सभी पता है। जिंक का जब हम लोग परत चढ़ा देते हैं गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से लोहा में, तो उसमें जंग नहीं लगता है ना, यानी कि जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक का परत चढ़ा देते हैं। हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो आयरन को छोड़कर और यहाँ दो तत्व कौन सा आ जाएगा, निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। 15 नंबर की बात करते हैं, तो यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाए, कॉपर को वायु में खुला रखा जाए, ठीक है ना, तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग का परत जमा देता है। यह किसके निर्माण होने के कारण होता है? तो देखिए कॉपर को जब हम लोग वायु में उपस्थित कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कॉपर के ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, अपना जो इसका रंग होता है भूरा, वो खो देता है और यहाँ पर हरा रंग का परत जमा लेता है। कैसा, हरा रंग का परत जमा लेता है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और कॉपर ऑक्साइड का एक परत बैठा लेता है आपका किसमें, कॉपर में, जिस वजह से क्या होता है, उसका रंग जो है हरा हो जाता है, भूरा से हरा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये तो सिंपल है, कौन सा धातु, तो आपका पारा जो होता है, मरकरी, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। ठीक है, अच्छा कमरा का तापमान कितना होता है? तो नॉर्मल तापमान जो होता है कमरा का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों याद रखिए, कभी भी पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो याद कीजिए, तो यहाँ पर सीधा सी सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो है कौन सी धातु है जो गलित अवस्था में, उसका पिघला हुआ अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, कैल्शियम सोडियम, ये दोनों जो है इसको हम लोग क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि NaCl से और CaCl2 के अपघटन से हम लोग Na और Ca दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बाद बाकी फेरस और कॉपर को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, अधातु चमकीली नहीं होते, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? लेकिन एक ऐसा अधातु है जो चमकीली होती है, और वह कौन सी है? तो आयोडीन। ठीक है, कौन सी? आयोडीन, ये याद रखना है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो घेंघा रोग हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो देखिए एक बात आप यहाँ पर समझिए, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी उसी को हम लोग जो है हटा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं एक कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और जिंक, ठीक है, मान लेते हैं चलिए यहाँ पर जिंक सोडियम सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है और एक है आपका यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर सोडियम सल्फेट को लेते हैं और कॉपर क्लोराइड को लेते हैं तो क्या होता है, ये इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है और इसका रिएक्टिविटी जो होता है कॉपर का इसके तुलना में कम होता है, जिस वजह से क्या करेगा, यहाँ के क्लोराइड को हटा करके ये अपने स्थान पर ले लेगा। क्या? अपने स्थान पर NaCl को ले लेगा। तो ये काम करता है, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है उसको क्या करता है,
कम रिएक्टिविटी वाले के साथ जो रहता है उसको हटा करके अपने साथ ले लेता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विलयन में अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है, वैसा कौन सा धातु है। तो सबसे अभी इसमें देखिए कौन सा धातु है जिसका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है, उसी को हटा देगा। तो मैग्नीशियम का तो होता है ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद जिंक सबसे कम किसका होता है, यहाँ पर देखिए Ag दिया हुआ है। सबसे नीचे में कौन होता है, चांदी, और उसके बाद होता है सोना। तो सबसे कम रिएक्टिविटी होता है सोना, उसके बाद चांदी। तो चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है आराम से रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हटा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। 3 चिन्हित परिखनलियों ए बी सी में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण लिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। प्रश्नली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रश्नली सी में धातु घुल गई धातु हो सकती है। कौन सी धातु हो सकती है, तो देखिए प्रश्नली सी में क्या रखा गया था, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 रखा था। मतलब एक्वा रेजिया को रखा गया था, आपका एक्वा रेजिया को रखा गया था प्रश्नली सी में। ठीक है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है प्रश्नली सी में धातु को घुल गई। क्यों घुल गई यार, कौन सी धातु घुलेगी, तो एक्वा रेजिया के माध्यम से प्लेटिनम धातु घुलती है ना, प्लेटिनम और सोना घुलता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक धातु है, क्या है एक धातु, एक धातु क्या है आपको पता ही होगा। एक धातु क्या है, एक धातु जो होता है एक तत्व होता है। क्या होता है, एक धातु जो होता है एक समांगी मिश्रण, नहीं धातु तो तत्व होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्या, एक मिश्रण है। कौन सा इसमें एक मिश्रण है, तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि मिश्र धातु पूछा गया है। तो मिश्र धातु क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना, समांगी यानी समान मात्रा में मिश्र करते हैं तो उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, और निश्चित मात्रा में इसको मिश्रित करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक यौगिक। ठीक है, 2 अणु को अगर एक निश्चित अनुपात में हम लोग मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कि यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रण, और इसमें भी अगर हम लोग समान मात्रा में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समांगी मिश्रण। एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है, क्या बनाता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या बनाएगी, इसमें जो भी होता है क्या बनाएगी, कैथोड जो होता है और एक होता है एनोड। तो विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड और एनोड जो होता है ये क्या बनाएगी, तो एनोड बनाएगी क्या, पॉजिटिव, और कैथोड क्या बनाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर याद रखिए कैथोड क्या बनाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एनोड क्या बनाएगी, पॉजिटिव। तो धात्विक कैथोड, धनावेशित कैथोड, कैथोड क्या होता है, धनावेशित नहीं ऋणावेशित होता है। एनोड क्या होता है, ऋणावेशित, ये बात भी गलत है। देखिए एनोड जो होता है ये धनावेशित होता है और कैथोड जो होता है ये ऋणावेशित। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह क्या होता है। तो जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह क्या होता है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। देखिए एनोड पर निक्षेपित हो जाता है, हाँ सही बात बोल रहा है। उसका जो होता है क्या होता है, आपका कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। किस पर, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, किस पर, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जिंक जो होता है क्या होता है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की ओर दौड़ेगा, है ना, नेगेटिव में जाकर के जमा होगा। तो नेगेटिव कौन होता है, कैथोड होता है, इसलिए कैथोड पर जाकर के निक्षेपित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक तत्व ए मुलायम है तथा इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सिंपली बात है, चाकू से आसानी सोडियम को ही काटा जा सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। मिश्रातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। मिश्रातु एक धातु का क्या है, एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु इसके अवयव में से एक अधातु है। तो सही बात है, कौन होगा, देखिए पीतल होगा, पीतल तो सिंपली हो गया कॉपर। कांसा होगा, कांसा हो जाएगा आपका क्या, कांसा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कांसा में क्या क्या रहता है, तो कॉपर प्लस टीन रहता है। ठीक है ना, कांसा में कॉपर प्लस क्या रहता है, टीन रहता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, दोनों क्या हो गया, धातु ही हो गया, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अमलगम में भी नहीं होगा। स्टील में क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। ठीक है, अवयव में एक अधातु होता है स्टील में, क्यों, क्योंकि स्टील में कार्बन मिलाते हैं हम लोग, कार्बन प्लस आयरन, है ना, और कार्बन क्या होता है, कार्बन एक अधातु होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए मैग्नीशियम की बात हो रहा है। यह क्या करेगा? ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आपका क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा कथन बोला जा रहा है? गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये श्वेत रंग का एक ज्वाला निकलता है इसमें, ये बात सही है। और ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, ये बात गलत है। मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यह गर्म जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये बात भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या है ना। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन कौन सा कथन गलत है, पूछा। तो यहाँ पर अगर गलत पूछा है तो सिंपली एक ही ऑप्शन में है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा? बी ही हो जाएगा। बाद बाकी ये भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कोई कंडीशन में ये कर सकता है, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। लेकिन ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, ये एकदम सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? तो मरकरी एक अवयव के रूप में किसमें होता है? अमलगम जो होता है ना, अमलगम, इसमें मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी और लेड का मिश्रण होता है अमलगम। क्या होता है? मरकरी और लेड का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है। तो X इलेक्ट्रॉन खोता है तथा जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण Z नहीं दर्शाता है? तो देखिए हम लोग जानते हैं ये कौन सा अभिक्रिया की बात कर रहा है। अगर एक X है प्लस Y है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक यौगिक Z बनाता है। ठीक है, इसमें क्या कर X इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि X क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि Y आ जाएगा नेगेटिव। तो इसका सिंपली मतलब हो गया कि Na प्लस Cl माइनस हम लोग कर देते हैं, Cl माइनस कर देते हैं, तो NaCl प्राप्त होगा। और ये जो प्राप्त होगा एक कैसा यौगिक प्राप्त होगा? तो यह एक जो है आयनिक यौगिक प्राप्त होगा। और आयनिक यौगिक का गुण क्या होता है? इसका गलनांक भी उच्च होता है, इसका आपका गलनांक उच्च होता है, गलनांक निम्न नहीं होता है। इसका ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है, बात सही है। ठोस अवस्था में ये पाया जाता है, ये बात भी सही है। ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर वाला आता है 3 तत्व X Y Z है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3 तत्व X Y तथा Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया है? 2 8, X का है 2 8, Y का है 2 8 7 और Z का है 2 8 2। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? देखिए अंत में जिसका, ठीक है, अंत में जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5 7 या ठीक है 6 रहे, ठीक है, 5 6 या 7 रहेगा अंत में, अंत वाला जो की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? यह एक अधातु होता है। अंत में अगर 1 2 या 3 रहे तो यह क्या होता है? धातु होता है। और अंत में अगर 8 रहे तो ये क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। और अंत में अगर 4 रहे तो ये धातु और अधातु दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि उपधातु होता है। तो देखिए यहाँ पर अंत में क्या है? X का अंत में है 8, तो ये क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। X एक अक्रिय गैस हो जाता है। और इसका अंत में 7, Y एक अधातु हो जाएगा। और इसका अंत में 2, तो Z एक धातु हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? X एक धातु है, X एक धातु नहीं है, यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और Y एक धातु है, Y तो अंत में 7 है, तो यह एक अधातु है, ये भी गलत है। Z एक अधातु है, Z के अंत में 2 है, तो यह एक अधातु नहीं, यह एक धातु है। Y एक अधातु है, बात सही है। Z एक धातु है, बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 31। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बात सही है। धातु हमेशा क्या बनाएगी? धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु हमेशा क्या बनाती है? ऑक्सीजन के साथ क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब ये हो गया कि वह अम्लीय के साथ भी अभिक्रिया करती है, और उसका जो प्रकृति होता है अम्लीय, मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोलते हैं जिसका प्रकृति क्या होता है? अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड 3 होता है, एक होता है फेरस, एक होता है लेड, एक होता है जिंक।
फेरस, लेड और जिंक, ये तीनों का जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है, यानी कि एम्फोटेरिक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाता है। तो इस तीनों में देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन में है तो आपका फेरस कहीं दिया हुआ है, फेरस नहीं दिया हुआ है, लेड भी नहीं दिया हुआ है और जिंक भी नहीं दिया हुआ है ना, जिंक भी नहीं दिया हुआ। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, फेरस नहीं। यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक में बोल दिया, ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम और जिंक और आपका एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है, इसके जो ऑक्साइड है LPbO, ZnO या फिर Al2O3, इसके जो ऑक्साइड है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाता है। तो इसका एल्युमिनियम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सामान्यतः अधातु विद्युत के क्या होते हैं? चालक नहीं होते हैं, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो आपका विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट आपका हो जाएगा सल्फर, फ्लोरीन। तो एक ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, आप सभी को पता होगा, ये कार्बन का अपरूप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कार्बन क्या होता है? धातु होता है, उसका अपरूप भी धातु हो गया। तो वही एक ऐसा धातु था जो विद्युत का अच्छा चालक होते हैं। कौन? ग्रेफाइट। विद्युत तारों में विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, ठीक है। विद्युत का जो तार होता है उसमें विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, यानी कि ऊपर वाला चमड़ी की बात कर रहा है आपका तार के ऊपर। और सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है सल्फर, ग्रेफाइट नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो द्रव अवस्था में पाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। तो एक धातु जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारा या मरकरी, वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक अधातु जो है ब्रोमीन, ये भी आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, दोनों को याद रखिएगा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो आपका मरकरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? देखिए MgSO4 + Fe, ZnSO4 + Fe और MgSO4 + Pb और CuSO4 + Fe। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव होगी? तो आपको देखना होगा यहाँ पर क्या पता है, ये देखना होगा कि किसकी अभिक्रियाशीलता जो है मैग्नीशियम की या फिर जिंक की या फिर मैग्नीशियम की या फिर कॉपर की, इसके तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम की नहीं सॉरी, आपको ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट जो है, इधर वाला जो भाग है, इसको विस्थापित करेगा और अपने साथ यहाँ पर इस SO4 को लाएगा, है ना। ये SO4 को लाएगा कि ये SO4 को अपने साथ लाएगा कि ये। तो जिसकी रिएक्टिविटी इसके तुलना में ज़्यादा होगा वही उसको अपने स्थान पर बैठा सकता है ना, उसको विस्थापित करके। तो देखिए मैग्नीशियम तो नहीं होगा, क्योंकि फेरस से ज़्यादा रिएक्टिविटी मैग्नीशियम का होता है, तो ये नहीं होगा। जिंक का रिएक्टिविटी जो होता है फेरस से ज़्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, लेड का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी लेड से ज़्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए ये जो फेरस है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी फेरस का होता है। जब रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा फेरस का हो गया तो ये ज़्यादा ताकतवर बन गया और यहाँ पर कॉपर को हटा देगा और फेरस क्या करेगा, SO4 को अपने साथ रख लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में बोला गया है, एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी प्रसरण की सही व्याख्या करता है? तो ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉपर है, क्या है? कॉपर है। और कॉपर में कैसा आयन होता है? कॉपर में पॉजिटिव आयन होता है। कॉपर में 2 पॉजिटिव आयन होता है। तो कभी भी कॉपर में क्या होता है, तो कॉपर में क्या होता है, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन होता है, याद रखना है। कॉपर में 2 पॉजिटिव आयन रहता है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव की ओर जाएगा, ये आयन नेगेटिव की ओर जाएगा। और नेगेटिव कौन होता है? कैथोड होता है। तो पॉजिटिव कौन होता है? एनोड होता है। तो एनोड से 2 आयन निकल करके कैथोड की ओर देखिए किसमें प्रवेश कर रहा है ना। तो किसमें प्रवेश कर रहा है, ये आपको ध्यान में से देखना है। देखिए यहाँ पर जो है एनोड है, ठीक है ना, ये यहाँ पर एनोड है। इससे आपका, ठीक है, इससे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन, तो ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। 2 पॉजिटिव आयन आपका क्या हो रहा है, देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर ये एनोड है, ठीक है, और इसमें जो है आपका एनोड है तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, सही बात है, और कैथोड है तो ये इधर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है।
कैथोड के नज़दीक में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एनोड के नेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनोड के नेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कैथोड के नेगेटिव में भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये बात सही है। और साथ ही साथ एनोड से देखिए 2 पॉजिटिव निकल भी रहा है और ये जाकर के कहाँ प्रवेश कर रहा है, तो कैथोड में जाकर के जमा हो रहा है। तो ये आपका सही डायग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एनोड से 2 पॉजिटिव आयन निकल रहा है और कैथोड में जाकर जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एनोड ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसके नज़दीक में पॉजिटिव वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी है, कैथोड है, कैथोड तो है, यहाँ नेगेटिव भी है और एनोड भी है, यहाँ पर इसके सामने पॉजिटिव भी है, लेकिन क्या हो रहा है, एनोड से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, इसमें हो ये रहा है कि आपका, इसमें ये हो रहा है कि एनोड से आपका 2 पॉजिटिव आयन निकल रहा है ना। तो देखिए आपका यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी कॉपर का एनोड से 2 आयन निकल रहा है और कैथोड में जाकर के 2 आयन जमा हो रहा है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जमा हो रहा है, एनोड के सामने पॉजिटिव है और कैथोड के सामने पॉजिटिव, ये भी सही है, ये भी डायग्राम सही है, ठीक है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। इस चैप्टर का वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक करके बताइएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कौन चैप्टर अगला होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।